नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। बनारस में 7 मार्च को वोटिंग होनी है और वहां इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि यूपी के चुनाव में सत्ता का मोक्ष पार्टियों को इसी काशी से ही मिलेगा और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बनारस प्रवास पर भी पहुंचे। प्रियंका 3 दिन और अखिलेश यादव 2 दिन का डेरा यहां पहले से ही जमाए हुए थे। सभी पार्टियों ने 7वें फेज को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी की ताकत इसलिए भी लगा रखी है क्योंकि कांटे की टक्कर की स्थिति में बहुमत इसी फेज से मिलना है। अब 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गज समेत योगी सरकार के 6 मंत्रियों की परीक्षा भी इसी 7वें चरण में है। इनमें से 5 वर्तमान में मंत्री भी हैं। अब 7 मार्च को आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में मतदान होना है। इन जिलों की 54 सीटों पर 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2.06 करोड़ मतदाता करेंगे और आखिरी जंग के लिए सभी सियासी दलों ने अपना पूरा दमखम दिखाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंतिम चरण के मतदान में जनता का रुख आखिर किसकी तरफ होता है। तो 10 मार्च को किसके सिर पता सजेगा, किसको सत्ता की कुर्सी मिलेगी और 10 मार्च को किसकी झांकी निकलेगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन 7वें चरण को लेकर के पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा चुकी हैं और अब इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 7वें चरण में पूर्वांचल की जनता को करना है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पार्टियों के दावे अपनी तरफ, लेकिन अंतिम दौर में यानी कि निर्णायक अगर आप देखेंगे तो यही 7वां चरण होना है, क्योंकि यहीं से जो बहुमत है वो किसी एक पार्टी को मिलता हुआ आपको नजर आएगा। और इसलिए दोनों ही पार्टियां जो कि मुख्य रूप से इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बताई जा रही हैं, जिसमें मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के तौर पर अगर आप देख रहे हैं तो समाजवादी पार्टी, और उन दोनों के बीच में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो मुकाबला है, जो लड़ाई है, वो बेहद दिलचस्प है। और इसलिए 7वां फेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि 54 सीटें हैं 9 जिलों की, और इन सभी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो बेहद दिलचस्प इस बार ये जो लड़ाई है वो आपको दिखेगी। और इसलिए पार्टियां अपनी पूरी तैयारी यहां पर कर चुकी हैं। तमाम रैलीज, रोड शोज आपने देखे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी। और खुद आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वाराणसी पहुंचे हुए थे। तो सबने अपना तो पार्टियों ने अपना जोर पूरा लगा लिया है। लेकिन 7वां चरण आखिर किसको सत्ता तक पहुंचाएगा, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए सभी की निगाहें अब इस 7वें फेज में होने वाली वोटिंग पर टिकी हुई हैं। 10 मार्च को नतीजों का इंतजार करिए, लेकिन आज हम चर्चा इस बात पर करते हैं कि 7वां फेज आखिर किसके लिए सत्ता की चाबी लेकर के आ रहा है। 2 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अभिमन्यु जी, आपका भी स्वागत है। भुवन जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि अब तो अंतिम दौर में पहुंच चुका है ये चुनाव और 7वें चरण के लिए कल वोटिंग भी होनी है। समाजवादी पार्टी को किस तरह से आप यहां पर देखते हैं 7वें फेज के अंदर? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जब से ये चुनाव हुआ है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हुआ है और जनता ने मन बना लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो लगातार 2012 से 2017 तक का जो उन्होंने विकास का मॉडल दिया, उसमें लोगों का विश्वास है। और 2017 से 2022 तक जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, चाहे वो सड़क हो चाहे सदन हो, तो जनता मन बना चुकी है कि माननीय अखिलेश यादव जी को 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभिमन्यु जी, क्योंकि मुख्य विपक्षी के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया और इसलिए जनता का जो कनेक्शन है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इस बार तो सभी 403 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभिमन्यु जी, कैसे इसको आप देखते हैं? एक तो 7वां फेज और दूसरा, अगर मुख्य विपक्षी के तौर पर जनता समाजवादी पार्टी के साथ है तो फिर हो सकता है कि इस बार वो सत्ता की चाबी भी समाजवादी पार्टी को दे दे। आप अपनी स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? अभिमन्यु जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। जहां एक तरफ चुनाव धर्म और जाति को लेकर हो रहा है, जहां चुनाव क्षेत्रवाद को लेकर हो रहा है, ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी विचारधारा पर चुनाव लड़ रही है। आप देखिए, आज महंगाई का आलम क्या है। आज आदमी के हाथ में ब्रेड का पैकेट खरीदने के भी पैसे नहीं है, सोचना पड़ता है। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने के पैसे नहीं है, सोचना पड़ता है। नौकरी में सैलरी बढ़ नहीं रही है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बुरा हाल है। उल्टा नौकरियां घट गई हैं प्राइवेट सेक्टर की, और साथ में रोजगार घट गए हैं। तकरीबन 16 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में घट गए हैं। सब ये सरकारी आंकड़ा है। 80,000 से ज्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। 3 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। साथ में पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सिलेंडर महंगा। 2 रुपए का
जो प्लेटफॉर्म टिकट था वो 30 का कर दिया, बाद में 10 का करना पड़ा। रेल का सफर महंगा, बस का सफर महंगा, हर चीज महंगी। चालान महंगा, अगर बाहर घर से बाहर निकलेंगे चालान हो गया, चालान महंगा। ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपए का 5500 रुपए में हो गया। हर चीज महंगी, पर जो आमदनी है वो बढ़ी नहीं, वो उल्टा घट गई। वो इनकी सरकार, वो सब चुनौती सरकार पर है। और देखिए, नौजवानों ने नौकरी मांगी, इन्होंने राइफल की बटों से पीटा, बाहर निकाल निकाल के पीटा। किसानों ने एमएसपी मांगी, इन्होंने किसानों को पीटा, नक्सली का, खालिस्तानी का नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। नर्सिंग स्टाफ ने अपना हक मांगने की कोशिश करी, तो कोरोना लॉकडाउन में इन्होंने किस तरह से मेडिकल लाइन के जो डॉक्टर थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनको परेशान किया। और पंचायत चुनाव जबरदस्ती कराया, उसमें 1000 से ज्यादा सरकारी लोग जो थे, सरकारी नौकरशाह जो थे, उनकी डेथ भी हो गई थी। वो इनकी सरकार में कितने ये तानाशाही लोग हैं, वो सबके सामने इनका चेहरा है। देखिए, जो चुनाव हो रहा है वो निश्चित ही भाजपा वर्सेस जनता है। कांग्रेस ने लगातार, चाहे सोनभद्र की हिंसा रही हो, चाहे उन्नाव की हिंसा रही हो, चाहे लखीमपुर खीरी की हिंसा रही हो, चाहे हाथरस की हिंसा रही हो, चाहे सीएनआरसी की हिंसा रही हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी हर जगह पहुंची है और जनता की तरफ से अपनी लड़ाई लड़ी है। आज गेंद जनता के पाले में, जनता को तय करना है कि वो किसकी तरफ खड़ी हुई है। जनता क्या जो शोषण कर रहा है उसकी तरफ खड़ी हुई है, या जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसकी तरफ खड़ी हुई है। भुवन जी, देखिए त्यागी जी कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात है, दूसरी तरफ धर्म की बात है, लेकिन मुद्दों की अगर कोई बात कर रहा है या मुद्दों को लेकर के कोई अगर है इस समय मैदान में, क्योंकि आपने भी यही बात कही कि ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता है, तो वो जनता कांग्रेस पार्टी के साथ भी जा सकती है, क्योंकि 32 सालों से उसने सभी पार्टियों का शासन देखा है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। क्यों आपको इतना भरोसा है कि समाजवादी पार्टी को ही ऑप्शन के तौर पर प्रदेश की जनता देखेगी, कांग्रेस पार्टी क्यों उसके ऑप्शन में नहीं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का मन इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारे बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पर वो लगातार आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर एक फ्रेंडली मैच समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल रही है। और जहाँ तक ये अभिमन्यु त्यागी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हमारे मित्र वैसे हमारे छोटे भाई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इनके जो नेता है प्रियंका गांधी जी, वो वहाँ पर पर्यटन के लिए आई है। आप देखेंगे कि लगातार वो 1 साल से यहाँ पर काम कर रही है, जबकि जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को आवश्यक करता है कि 5 साल से वो काम करे। वो नेता केवल माननीय अखिलेश यादव जी है, और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार 5 साल से, मैं कह सकता हूं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे वहां पर मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो विद्यार्थियों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे मातृशक्ति पे हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, इस पर अगर लड़ाई को लड़ने का काम करा उत्तर प्रदेश में, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका नेतृत्व करा और हम समाजवादी पार्टी ने काम करा। अभिमन्यु जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत निजी टीका टिप्पणी से बचता हूं, लेकिन जहां तक जो बातें हैं, जब सोनभद्र का अन्याय हुआ था, लगभग 3-3.5 साल हो गए, जहां आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई, जमीन कब्जाने को लेकर प्रियंका गांधी पहुंची। हाथरस का अन्याय हुआ, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पहुंची। दलित समाज की बेटी का बलात्कार हुआ, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीएनआरसी में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां मजलूमों के ऊपर अत्याचार हुआ, वहां प्रियंका गांधी जी पहुंची। और देखिए, मैं निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मुख्य विपक्षी का काम समाजवादी पार्टी का थी, वो नदारत थी। किसान के आंदोलन में जो आंदोलन था, एक भी दिन नहीं देखे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक केले की फली खिलाते हुए भी नहीं मिले। लेकिन विपक्ष के नाते हम लोगों का इस समय काम क्या है कि जो तानाशाही है, वो तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी और जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, आरएलडी है, कहीं ना कहीं विचारधारा मिलती है, लेकिन बहुत भिन्नताएं भी हैं। एग्रेसिव होने की भिन्नताएं हैं। जहां एक तरफ ये इनका समाजवाद एग्रेसिव है, हम बहुत नॉर्मल एक मध्य मार्गी के तौर पर काम करते हैं समाज में। और हम इस तरह से, लेकिन अभिमन्यु जी, आपको नहीं लगता, क्योंकि देखिए आप मुद्दे तो हमेशा उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी इसके पहले जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए या लोकसभा का चुनाव भी अगर मैं इंक्लूड करूं, तो आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी में दिखता भी है। लेकिन सच्चाई ये है अभिमन्यु जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कास्ट पॉलिटिक्स या जातिगत समीकरण और ये फैक्टर्स बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं। शायद ये वजह है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों को उठाने के बाद भी जनता के बीच में अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाती है। अगर इसी तरह से आप मुद्दे की राजनीति करते रहेंगे तो फिर आप सत्ता तक कैसे पहुंचेंगे जनता की सेवा करने के लिए, जिसको आप लोग कहते हैं? क्या उसको आप लोग एड्रेस कर पाए त्यागी जी? 32 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। गठबंधन के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती रही,
जहां तक गठबंधन का तजुर्बा रहा है आज तक के इतिहास में, वो कांग्रेस पार्टी उसमें लाभ नहीं ले पाई, उल्टा नुकसान में रही। 32 साल बाद इस संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में है कि एकदम सभी सीटों पर लड़ेंगे। एक साथ में लड़की लड़ सकती हूँ कि मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अत्याचार है, 60,000 मामले हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा है, देश भर में सबसे ज्यादा है, और ऐसे दौर में उत्तर प्रदेश में लड़की लड़ सकती हूँ कि मुद्दे से चुनाव मैदान में है हम लोग कि उन्हें मुख्य धारा में लेकर आना है, महिलाओं को, किसानों को लाना है, मध्य वर्गीयों को लेकर आना है, पिछड़ों को लाना है, गरीब स्वर्ण को लेकर आना है, दलितों को लाना है, मुसलमानों को लेकर आना है। एक ऐसे दौर में जहां चुनौती बना हुआ है धर्म, जहां चुनौती बनी हुई है जाति, कहीं ना कहीं से तो उसकी शुरुआत करनी होगी, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम अपनी विचारधारा से ना तो इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, हम मुद्दों पर हैं, और मुद्दे जो है जनता के उसको जीवित रखने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। भुवन जोशी जी, महिला एक बड़ा फैक्टर है, महिलाओं को क्या समाजवादी पार्टी जोड़ पाई अपने साथ? क्योंकि जो क्यूज हमको दिखती हैं वोटिंग करते समय, उसमें महिलाओं की अच्छी खासी तादाद नजर आती है। महिलाओं के लिए आप लोगों की क्या भूमिका है? और दूसरा यह है कि महिलाएं क्या समाजवादी पार्टी को वोट कर रही हैं, क्या वो जुड़ रही हैं आपके साथ? इसका कोई आधार है आपके पास भुवन जी? देखिए, निश्चित तौर पे, लेकिन मैं आपके विषय पे आऊंगा। मैं एक विषय बहुत गंभीर कहना चाहता हूँ। जब हम लोग आपका अध्ययन, जब हम और आप अध्ययन करते थे तो हमने पढ़ा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस देश के नीरो को भी लोगों ने इस बार डमरू बजाते हुए देखा। जब हमारे नौनियाल, यहाँ के युवा, यहाँ के विद्यार्थी जब यूक्रेन में फंसे हुए थे तो हमारे नीरो, हमारे प्रधानमंत्री जी डमरू बजाने का काम कर रहे थे, ये भी देखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं परिवारवाद। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कि वो परिवारवादी है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी परिवारवादी है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, हम उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को अपना परिवार मानते हैं, हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपना परिवार मानते हैं, हम उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को अपना परिवार मानते हैं, हम उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अपना परिवार मानते हैं, हम उत्तर प्रदेश के पिछड़े लोगों को अपना परिवार मानते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश को परिवार मांगने वाले लोग हैं। और रही बात मातृशक्ति की, मातृशक्ति बहुत दुखी है भारतीय जनता पार्टी के शासन से। मैं कहना चाहता हूं, एक तो उन्होंने महंगाई की मार मांगी, क्योंकि 400 का सिलेंडर इन्होंने 1000 का कर दिया है, और दूसरा मातृशक्ति पे तरह तरह के जघन्य अपराध इनके एमपी और एमएलए जेलों में है। तो इससे पता चलता है कि मातृशक्ति का एकमात्र विकल्प केवल माननीय अखिलेश यादव जी है, जो कि लगातार मातृशक्ति के लिए लड़ने का काम करेगा, समाजवादी पार्टी ने काम करा है। चलिए, अब आरके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आरके मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आरके मिश्रा जी, एक तो 7वें चरण को लेकर के एक रिएक्शन आपका चाहता हूं, दूसरा यह है कि यहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी दोनों के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से तो जनता नाराज है, ऑप्शन के तौर पर हो सकता है वो कांग्रेस को चुने या समाजवादी पार्टी को चुन ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है, मैं इनसे कहना चाहूँ, स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का विकास 2017 से पहले था और 2017 के बाद अगर देख लें तो तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इनको आप खुद ही अपने आप पता चल जाएगा और इस चीज को मानने के लिए ये विवश हो जाएंगे, जो कि हाँ 2017 के बाद का जो बदलाव है और 2017 से पहले का जो बदलाव था वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। आपने अभी देखा होगा, विकास की तो बात थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इनके नेताओं के जो भाषा है वो बिल्कुल अभी आपने देखा मुख्तार अंसारी के लड़के हैं और जो सुभाष सपा के टिकट पे अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसमें उन्होंने कहा था 6 महीने तक, देखिए क्या गुंडागर्दी है, 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगी और जब तक उनका हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक ये उनको वहां पर से ट्रांसफर पोस्टिंग होने नहीं देंगे। ये है गुंडागर्दी। इसी गुंडागर्दी की वजह से 2017 के बाद इन सब का जिस तरह से खाता उत्तर प्रदेश की जनता ने तैयार किया था और 2022 के बाद फिर वही तैयार करने जा रही है। इनको समझना चाहिए, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज माननीय योगी जी जिस तरह से कह रहे हैं, जो एक हाथ में बुलडोजर भी चलेगा, एक हाथ से विकास भी होगा। आज अगर विकास की बात कर लें 2017 से पहले और 2017 के बाद का, तो स्वास्थ्य देख ले, कनेक्टिविटी देख लीजिए, धार्मिक जो जगह है उनके सौंदर्यीकरण की जहां तक बात है, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, उन सब का। और अगर देखेंगे रोजगार का, मैं कह रहा हूं बसपा के समय में इन्होंने 91,000 नौकरियां दी थी, समाजवादी पार्टी के समय में 2 लाख,
और आज अगर 2017 के बाद अगर देखें तो 4 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। इस तरह की जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, आज देख रहे हैं जो इनकी सत्ता नहीं होने के बावजूद ये मंच से अफसरों को धमकी दे रहे हैं। ये मंच से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं। आज उसी कानून व्यवस्था से त्रस्त होकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 2017 के बाद जो भाजपा की सरकार सत्ता सौंपी थी, आज फिर 2022 के बाद वही सौंपने जा रही है। इन सबको अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। भुवन जी, ये बयान भारी तो नहीं पड़ेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इस बार जो 5 साल का जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहा है उन किसानों को जिनकी 700 किसानों की इन्होंने हत्या कर दी, उन किसानों को जवाब दे रहा है जिन पे इन्होंने फर्जी मुकदमे लगा दिए। और अभी भी उत्तर प्रदेश जो भूला नहीं है, उस थार की धार को नहीं भूला है जो गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पे 4 किसानों की हत्या कर दी। इसके अलावा मैं मातृशक्ति को कहना चाहता हूँ, इन्होंने लगातार लेकिन भुवन जी ठीक है, वो तो जनता देख रही है, जो आपने मुद्दे गिनाए हो तो जनता ने वहां देख लिया, क्योंकि लखीमपुर के जिक्र करते हैं वो हो गया। लेकिन अभी जहां चुनाव होने हैं वहीं पर और वहीं सुभाषपा के प्रत्याशी अगर इस तरह की बात को कह रहे हैं कि अफसरों का हम तबादला नहीं होने देंगे, हिसाब किताब करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान कम से कम आपको ही भारी पड़ जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चश्मा गलत है। उन्होंने हिसाब किताब क्या कहा है? उन्होंने कहा है जिन किसानों को न्याय नहीं मिला है उनको न्याय मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं भुवन जी, क्या बात कर रहे हैं? जिनको उत्तर प्रदेश की जनता बच्चा नहीं है, उनको समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल समझदार है। चश्मा गलत है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत चश्मा गलत बात है ये। स्वीकार करिए, इस चीज को स्वीकार करिए। भारतीय जनता पार्टी का चश्मा ही गलत है। हम कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, हम कह रहे हैं रोजगार वालों को रोजगार मिलना चाहिए। इसको ठीक करने की जरूरत उन्होंने कही है। अरे नहीं भुवन जोशी जी, वो पूरा स्टेटमेंट सभी ने सुना है और वो पूरा पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको आप इस तरह से डिफेंड करेंगे तो नहीं चलेगा काम। मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के बयानबाजियों की जरूरत क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, किसान का उसमें कहीं जिक्र नहीं, नौजवान का उसमें कहीं जिक्र नहीं। वो उनकी जो भावना थी कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। उन अधिकारियों को काम करना पड़ेगा जिन्हें इन्होंने बेलगाम कर दिया है, उन अधिकारियों को लगाम में काम करना पड़ेगा। आपकी बात ठीक है। अब ये भावना जनता कितना समझती है हम लोग देखेंगे। अभिमन्यु जी, ये जो बयानबाजियां हो रही हैं या फिर ये जो बात अभी आर के मिश्रा जी ने कही कि आप तुलनात्मक तौर पर भी अगर विश्लेषण करेंगे तो सभी पार्टियों से ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया विगत 5 वर्षों में, इसलिए वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के। भुवन जी, सॉरी अभिमन्यु जी, देखिए, काम अगर ये सचमुच में करते तो उस काम के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे होते। 80 बनाम 20 के मुद्दे पर चुनाव न लड़ रहे होते, कब्रिस्तान के नाम पर चुनाव न लड़ रहे होते, बुलडोजर के नाम पर चुनाव न लड़ रहे होते। एक तरफ राज्य निवेश के मामले में 21 में से 20वां नंबर उत्तर प्रदेश का है, तो दूसरी तरफ उद्योग बंद हो रहे हैं, रोजगार घट रहा है और उधर महंगाई बढ़ रही है। ये इनकी सरकार में है। गन्ना किसानों को बकाया नहीं मिला, मैं खुद गन्ना किसान हूं, पिछले सालों का गन्ने का बकाया खुद मेरा रह रहा है। इन्होंने वादा किया था 17 में कि 3 रुपए के हिसाब से बिजली का बिल लेंगे, इन्होंने 7.5 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लिया, सरचार्ज और बढ़ा दिया, इन्होंने लूट लिया। इसके अलावा यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का आता था, इन्होंने 5 किलो यूरिया चोरी किया, वो 45 किलो का कट्टा आने लगा। आलू का किसान जो है उसका 5 रुपए किलो आलू जा रहा है, लेकिन बाजार में मिलेगा 25 रुपए किलो। जो सरसों है, सरसों का जो किसान है उसकी 4000 रुपए क्विंटल सरसों जा रही है, बाजार में 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है। आप देखिए जो बिचौलिया है ये हावी क्यों हो जाता है इनकी सरकार में। कोरोना काल में 5 रुपए की दवाई का पत्ता इन लोगों ने 2500 का बेचा, ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने 1 लाख रुपए का बेचा। ये इनकी सरकार में इसलिए होती है क्योंकि कालाबाजारी करने वाले वो इनकी सरकार में फलते फूलते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त होता है और वो सत्ता में विधायक और सांसद बनकर बैठते हैं। आम आदमी का, जनता का ये खून चूसते हैं और इनसे जनता इतनी पीड़ित हो जाती है कि इनको उखाड़ फेंकती है। अब की बार निश्चित ही और निसंदेह ही ये लोग सत्ता से जा रहे हैं। आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए, अभिमन्यु जी जिस तरह से कह रहे थे, इनकी रीति और नीति जिस तरह से इन्होंने 55 सालों में, चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो, आज भी अगर देखेंगे तो 10 सालों के अंदर में कम से कम 90% ये चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी ही गलत रही है। ये देश को भरमाने। चलिए, हमारा संपर्क लगता है टूट गया है। अभिमन्यु जी, देश को भरमाने का काम आप लोग करते हैं, इसीलिए आप लोग ज्यादातर चुनाव को हारते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, अगर देश को भ्रम पैदा करना यह है कि जब देश आजाद हुआ तो 99% देशवासी नंगे पांव थे, 99% देशवासियों के घर पक्के मकान नहीं थे, छप्पर था। आज पक्के मकान है 60%।
आज सैटेलाइट भी भारत बना रहा है। अगर ये भरमाने का काम है तो भाजपा को भी भरमाना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई नवरत्न कंपनियां, सेल, लेल, घेल, भेल, हवाई अड्डे, पोर्ट, दुनिया भर का तमाम संसाधन, बैंक, ये सब बेच रहे हैं। अगर सचमुच में ये इनकी उपलब्धि है तो इस मुद्दे पे ये लोग चुनाव लड़े। ये डर क्यों रहे, बचते क्यों है? इस मुद्दे पे आगे चुनाव लड़े ना, कि हमने तो रेल बेच दी, लाओ वोट दो हमें, हमने हवाई अड्डा अभिमन्यु बेच जी, दिया, मुझे लगता है लाओ कि वोट दो जनता हमें। बहुत बारीकी से देखती है और जनता ये क्यों खुद नहीं इसका लड़ रहे इन फैसला मुद्दों करे। पर? ये किस बिल्कुल। मुद्दे पर लड़ रहे? कब्रिस्तान, चलिए। शमशान, बुलडोजर। चलिए, और हम देखेंगे कि जनता इन मुद्दों को कनेक्ट कर रही है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 7वें फेज में अब देखना यह है कि जनता ने मन क्या बनाया है और वाकई में प्रदेश की जनता के जहन में क्या है। इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।